देखो ध्यान से, ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है, बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स, आप सब लोग समझते हैं, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स और चौथा टेक्स्ट बॉक्स, 4 टेक्स्ट बॉक्स। बहुत नॉर्मल सी कहानी है। और ये आपका सबमिट का बटन है, सिर्फ सबमिट का बटन है। और सबमिट का बटन मतलब इंसर्ट का बटन, जो भी है इंसर्ट का बटन है। और इंसर्ट के बटन के क्लिक इवेंट पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने नॉर्मल सी कहानी कर रखी है, बस हमने इंसर्ट का कोड लिख रखा है। और ये डेटाबेस मैंने बना रखा है पहले से ही। डेटाबेस और ये सर्वर, डेटा सोर्स सब आप लोग समझते ही हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे आपको समझाना है। डेटाबेस ये आपका बना हुआ है, ये आपने डेटाबेस देख लो, ये डेटाबेस मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। अभी हमारे टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, देख लो बिल्कुल खाली टेबल है। और मैं आपके सामने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं, जिससे आपको लग जाए कि हमारा कोड ये रनिंग मोड में है, हमारा कोड चल रहा है। तो बस मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं और इसी में हम लोग जेक्वेरी को इंप्लीमेंट करेंगे, इसी कोड में जेक्वेरी घुसाएंगे। तो ये नॉर्मल सा कोड है, आप सबको पता है नॉर्मल सा कोड, आप लोग सब लोग करना जानते होंगे। केवल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप देख लीजिए, केवल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके सिर्फ इंसर्ट किया गया। इंसर्ट के क्लिक पे आपके डेटाबेस में ये देखिए शो हो गया, डेटाबेस में इंसर्ट हो गया और कोड आपके सामने ही है। तो बताओ भाई, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? साफ साफ बताओ। नहीं सर। नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है। नो अब सर। इसी में बस आप ये ध्यान दीजिए कि इसी कोड में अगर हमको जेक्वेरी घुसाना हो तो हम कैसे घुसाएंगे। जेक्वेरी के थ्रू हमको अगर ये काम करना हो, यही काम अगर मुझे जेक्वेरी से करना हो तो कैसे करेंगे इसी काम को। ठीक है, देखो भाई, देखो थोड़ा सा हम कोड बदलेंगे, हल्का सा। देखिए, अब एक काम करो, जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो तो देखो, ये इसको बोलते हैं एएसपी कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एएसपी कंट्रोल। ये जो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो ना, इसको बोलते हैं एएसपी कंट्रोल। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये एएसपी का टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब एएसपी कंट्रोल। जितने भी कंट्रोल यूज करते हो ना, एएसपी का टेक्स्ट बॉक्स, एएसपी बटन, एएसपी ग्रिड व्यू, इस एएसपी का ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, जो भी है वो सारे कहलाते हैं एएसपी कंट्रोल्स। देखो, मैंने एएसपी कंट्रोल हटा दिया, मैंने एएसपी कंट्रोल ही हटा दिया। अब आपको क्या यूज करना है? एएसपी कंट्रोल के बदले, बोलना मत भाई, एकदम खाली ध्यान सुनते रहना, बोलना वाला मत। अब आपको एएसपी कंट्रोल के बदले क्या यूज करना है? एचटीएमएल कंट्रोल। एचटीएमएल कैसे? इनपुट टाइप बराबर में टेक्स्ट, ये बन गया आपका टेक्स्ट बॉक्स, बन गया भाई। आईडी दे दीजिए, क्योंकि आईडी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आईडी हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना, कुछ भी, जो आपकी मर्जी। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। तो सबसे पहली कहानी कि अब एएसपी कंट्रोल यूज करना छोड़ दो, है ना। अब आप इस ASP.NET के बाद कहीं भी आप जॉब करेंगे ना, कहीं भी काम करें, कहीं भी ASP कंट्रोल यूज नहीं होता। ये जो आप यूज करते हैं ASP टेक्स्ट बॉक्स, ASP बटन, ASP ड्रॉप डाउन, ये मार्केट में कहीं यूज नहीं होता। हर जगह क्या चलता है? HTML कंट्रोल, रेजर कंट्रोल, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा MVC में, है ना, ये सब चलता है। ठीक है, तो अब ASP कंट्रोल तो भूल ही जाओ। बटन, बटन के लिए बटन, टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट और बटन के लिए बटन। आईडी दे दो, क्योंकि आईडी का हमें जरूरत पड़ेगा। और बटन पे क्या लिखोगे? वैल्यू। बटन पे लिखना क्या है, मतलब बटन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा? सबमिट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, क्या डिस्प्ले होगा? तो चलो हमने कह दिया, चलो सेव हो जाएगा। तो ये रहा आपका 4 टेक्स्ट बॉक्स और ये रहा आपका बटन। अभी हमने बटन का क्लिक इवेंट इसका हम जनरेट नहीं किए हैं, तो चूंकि ये ASP का बटन है आपका, ये चूंकि ASP का बटन नहीं है, ये चूंकि आपका HTML का बटन है, इसलिए इसका ऑन क्लिक जो जनरेट होता है वो जनरेट नहीं होगा। क्योंकि इवेंट किसका जनरेट होता है? कौन से बटन का? ASP के बटन का। HTML के बटन का ऑन क्लिक जनरेट नहीं होता।
ऑन क्लिक अगर आप लिखेंगे, देखो ऑन क्लिक आप लिखेंगे, देखिए ऑन क्लिक है ना, देखिए ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहाँ है कुछ, और होना होता तो हो जाता, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता, लेकिन HTML के बटन का ऑन क्लिक जनरेट नहीं होता। तो जब ऑन क्लिक इवेंट जनरेट ही नहीं होता तो फिर ये कोड का यहाँ पे होना बेकार है, ये कोड यहाँ पे हो नहीं सकता, सीधी सी कहानी है। तो इस कोड को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि जब बटन ही नहीं, जब बटन का इवेंट ही फायर नहीं हो सकता तो वहां कोड भी नहीं हो सकता, सीधी सी कहानी। तो हमने यहाँ से कोड भी हटा दिया। अब सिर्फ मेरे पास क्या है, सिर्फ मेरे पास, ध्यान सुनिए, सिर्फ मेरे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, मेरे पास एक फॉर्म है, एक फॉर्म है, उसमें हमने डिजाइन कर रखा है, और अपने फॉर्म को डेटाबेस से हमने कनेक्टिविटी कर रखी है। कनेक्टिविटी करने के लिए आप अगर web.config में जाना चाहें तो जा सकते हैं। चलो भाई चले चलते हैं, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही कर लेते हैं। हालांकि ऐसे भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया जाए। web.config से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आप सबको पता ही है, कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे तो हमें सिंगल का डबल करने का जरूरत होता नहीं है, जैसा है वैसा ही सिंगल का डबल करने की कोई जरूरत नहीं। और ये XYZ को हम कहाँ कॉल कर लेते हैं, वही बात है इसके अंदर। और कॉल करने के लिए आप कौन सा नेम स्पेस पकड़ेंगे ये भी आपको पता ही है। और यहाँ कैसे कॉल करेंगे XYZ को, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में XYZ डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिविटी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि मेरे पास डेटाबेस है, टेबल है, हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स लिया गया है HTML का बटन है, और फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्टेड कर दिया गया है। इतना काम हो गया है। अब केवल मुझे बटन के क्लिक पर कोड करना है। पक्का बताओ, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में? अभी नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है। अब खाली आपको ये सीखना है कि बटन के क्लिक पे, खाली आपको ये सीखना है कि बटन के क्लिक पे, म्यूट कर दो, म्यूट, अरे म्यूट रखो, म्यूट। खाली आपको ये सीखना है कि बटन के क्लिक पे आप इंसर्ट कैसे करेंगे, बस आपको ये जानना है। ध्यान सुनिए। देखो पहले एक बार इसको रन कर लो ताकि आप देख लें कि आपका टेक्स्ट बॉक्स दिखता कैसा है। तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिखता था, आप देख लो, बिल्कुल वैसे ही। देखो ये देखो आपका पहले का टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो पहले का टेक्स्ट बॉक्स, और ये देखो ये अब का टेक्स्ट बॉक्स, कोई अंतर नहीं, काम करे बिल्कुल वही है। सेव का बटन बिल्कुल वही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिर्फ करना ये है कि सेव पे क्लिक करने पे डेटाबेस में इंसर्ट कैसे हो, बस इतना ही आपको सीखना है। और इसी काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी हमको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, jQuery की। तो विद द हेल्प ऑफ jQuery हम लोग अपना टेक्स्ट बॉक्स का डेटा अपने डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ jQuery। अब ये हमें करना है, और ये हम काम कब करेंगे, जब जाहिर सी बात है बटन पे क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है। चलो भाई ऑन क्लिक, जैसा आपको पता है कि इवेंट तो फायर होने वाला है नहीं, इवेंट तो फायर होगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ASP का बटन थोड़ी है, ASP का बटन होता तो इवेंट फायर होता। ये तो HTML का बटन है, इसका इवेंट फायर नहीं होता। इसी ऑन क्लिक पे आपको कोड करना है, और यहीं पे करना है, यहीं पे करना है। और कोड में क्या लिखोगे भाई, इंसर्ट कैसे होगा, या कोड में क्या लिखोगे, इंसर्ट कैसे होगा। अब कोड कैसे करेंगे भाई, कैसे आप कोड का, ध्यान सुनिए, कैसे आप कोड करेंगे। अब कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक फंक्शन कॉल करो, ध्यान सुनो, एक फंक्शन लिखो किसी भी नाम से, किसी भी नाम से फंक्शन लिखो। यहां पे लिख दिया हमने फंक्शन, किस नाम से, चलो इंसर्ट के नाम से, कोई भी नाम ले लो। और इस फंक्शन को बनाइए जावा स्क्रिप्ट में, और उस फंक्शन के अंदर इंसर्ट करने का कोड करिए। जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन आप कहां बनाएंगे, कहीं बना सकते हो, कहीं भी, यहां नीचे बना सकते हो, कहीं बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जनरली कहां बनाते हैं, हेड सेक्शन में।
हालांकि आप कहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे देखो बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन? पहले बनाओगे स्क्रिप्ट हेड सेक्शन के अंदर, और यहाँ ये बताओगे कि ये जो स्क्रिप्ट है वो किसका है, वो है जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, और इसको बंद करके एंटर मार के बीच में आ जाइए, और इसके अंदर फंक्शन को डिफाइन करो। कौन सा फंक्शन? इंसर्ट नाम का फंक्शन। गौर करिए, इंसर्ट नाम का फंक्शन। अब बताओ ये वाला फंक्शन कॉल कब होगा? जब तुम अपने सेव बटन पे क्लिक करोगे। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंसर्ट फंक्शन। और इंसर्ट फंक्शन में क्या लिखेंगे? यहां पर हम इंसर्ट का कोड लिखेंगे, और यहां जो भी कोड लिखोगे इंसर्ट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहां लिखिए इंसर्ट का कोड, और देखिए इंसर्ट कैसे होता है। अब इंसर्ट का कोड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंसर्ट का कोड करने के लिए एक बना बनाया फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसे होता है ना सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो प्रिंटफ है प्री डिफाइंड फंक्शन, स्कैनफ प्री डिफाइंड फंक्शन, सीक्वल में पढ़ते हैं तो सीक्वल में भी आपका गेट डेटा हो गया, बहुत सारे होते हैं, एसपी अंडरस्कोर रीनेम हो गया, बहुत, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है, प्रोसीजर्स है, फंक्शंस है। तो उसी तरह से हमारे जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो फंक्शन को किसी एक लाइब्रेरी में स्टोर किया गया है। जैसे आपके प्रिंटफ को कहां स्टोर करके रखते हैं? stdio.h में, conio.h में। जैसे आपके सीक्वल कनेक्शन को कहां स्टोर रखते हैं? इस नेम स्पेस के अंदर। जैसे इस वाले क्लास को कहां स्टोर करके रखते हैं? इस वाले क्लास के अंदर। वैसे यहां पे भी एक फंक्शन है जो इंसर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन फंक्शन को रखा कहां गया है? एक लाइब्रेरी में। उसी लाइब्रेरी का नाम है जेक्वेरी। देखो जेक्वेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, जेक्वेरी एक डब्बा है। डब्बा माने लाइब्रेरी, कंटेनर। कभी मत बोलना गलती से कि जेक्वेरी इज अ लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज। अगर आप जेक्वेरी को लैंग्वेज बोलते हो ना, तो पता है क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि सीक्वल क्लाइंट इज अ लैंग्वेज, आप ये बोल रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज अ लैंग्वेज, अरे भाई लैंग्वेज थोड़ी है, नेम स्पेस है ना। लैंग्वेज तो सी शार्प है। अब कोई बोले कि सीक्वल क्लाइंट इज अ लैंग्वेज, तो बेवकूफ आदमी है। तो लैंग्वेज थोड़ी है, नेम स्पेस है, लाइब्रेरी है, कंटेनर, डब्बा है, कंटेनर। उसी तरह से जेक्वेरी इज नॉट ए लैंग्वेज, जेक्वेरी इज ए नेम स्पेस, जेक्वेरी इज ए डब्बा, जेक्वेरी इज ए कंटेनर। लेकिन हिंदी में साफ शब्दों में, टेक्निकल भाषा में, जेक्वेरी इज ए लाइब्रेरी, टेक्निकल भाषा में। बाकी आप उसे डब्बा कहो, कंटेनर कहो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो सबका मतलब एक ही है। तो टेक्निकली जेक्वेरी इज ए लाइब्रेरी, नॉट ए लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इज ए लैंग्वेज। तो जेक्वेरी का जो डब्बा है, उस डब्बे के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, और उसी फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो जेक्वेरी का डब्बा पकड़ो, क्योंकि जब तक आप डब्बा नहीं पकड़ेंगे तब तक आप उसके अंदर का सामान यूज नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें डब्बा पकड़ना पड़ता है। तो चलो भाई यहाँ डब्बा पकड़िए, लाइब्रेरी पकड़िए। काहे का लाइब्रेरी? जेक्वेरी। अब जेक्वेरी का लाइब्रेरी आप चाहो तो इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं आपको, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, या आप चाहो तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो मेरे पास जेक्वेरी की फाइल पड़ी है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आपको नेट से मिल जाएगा फ्री में, कोई बात नहीं। 2-3 KB का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो कॉपी और एप्लीकेशन में पेस्ट, और जेक्वेरी की लाइब्रेरी को, ये देखिए, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर आ गया। ये आपका लाइब्रेरी, मैंने यहां माउस दबा करके माउस यहां छोड़ दिया, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब आप जेक्वेरी लाइब्रेरी के अंदर उस प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू इंसर्ट होगा। उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? जेक्वेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? $डॉट से, या दूसरा मेथड है जेक्वेरी डॉट से। और कौन सा मेथड है? एजेक्स मेथड, एजेक्स फंक्शन, एजेक्स मेथड। इसी को आप डॉलर से भी कॉल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डॉलर से भी कॉल कर सकते हैं, एक ही बात है। और यही एजेक्स मेथड का इस्तेमाल करके
हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करेंगे। और ये सारा इंसर्शन कब होगा? जब आप जाहिर सी बात है सेव बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि क्लिक पे ही तो सारी कहानी हो रही है, क्लिक पे ही सारी कहानी चल रही है। अब इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है, ये फंक्शन आपको इंसर्ट करके देगा। कैसे करेगा वही आपको सीखना है। तो एजेक्स मेथड किसके अंदर है? जेक्वेरी की लाइब्रेरी में। तो जब तक जेक्वेरी का लाइब्रेरी नहीं पकड़ोगे तो ये एजेक्स मेथड भी आपको नहीं मिलेगा। तो एजेक्स मेथड का इस्तेमाल करिए, इंसर्ट वाला कोड करिए, कहानी खत्म करिए। अब एजेक्स मेथड से कैसे इंसर्ट होगा बस यही आपको सीखना है, बस इतना ही आपको सीखना है। इंसर्ट होगा कैसे? तो एजेक्स मेथड के थ्रू कैसे आप इंसर्ट करेंगे? देखिए भाई, एजेक्स मेथड में टोटल होते हैं 7 पैरामीटर। पहले इतना बताओ, यहां तक क्या बहुत कठिन लग रहा है? क्या कठिन लग रहा है क्या यहां तक? हाँ भाई, No sir, no sir. नो सर। ठीक है, चलिए देखिए। तो एजेक्स मेथड के थ्रू आप इंसर्ट कैसे करेंगे, कैसे आप एजेक्स मेथड का इस्तेमाल करके अपना काम करेंगे? तो एजेक्स मेथड में टोटल होते हैं 7 पैरामीटर, टोटल 7 पैरामीटर्स, 7 पैरामीटर्स। उन 7 पैरामीटर को इसके अंदर डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे। कैसे? देखो, इसके अंदर बॉडी बनाओ, बॉडी इसके अंदर ही बॉडी, और बॉडी के अंदर 7 पैरामीटर्स। तो मैं इसको कुछ यूं कर लेता हूं, यूं कर लेता हूं, एक ही बात है, मैं बॉडी के अंदर ही खड़ा हूं, एक ही बात है। 7 पैरामीटर। अब 7 पैरामीटर के नाम आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बिना देखे कर लो, और इंटरव्यू में बिना देखे ही आपको करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो भाई। तो 7 पैरामीटर का नाम रट्टा मार लो। मैं लिखने जा रहा हूं, रट्टा मार लो। अभी अभी बैठे बैठे रट्टा ही मार ही लो, अभी बैठे बैठे। पैरामीटर, अरे म्यूट रखो भाई प्रकाश, आवाज मत करो। रट्टा मारते रहो भाई, रट्टा मारते रहो मन में। और केस सेंसिटिव है, तो ये भी ध्यान रखना कि क्या स्मॉल क्या कैपिटल, ये भी ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव है, स्मॉल का कैपिटल हुआ बस नहीं चलेगा। सात पैरामीटर। अच्छा होगा कि आप लोग इसको जितना जल्दी याद कर लें, यही आपके लिए अच्छा होगा, जितना जल्दी आप याद कर लें। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आप में से 7-8 लोगों से पूछूंगा रेंडमली, है ना, ये पैरामीटर का नाम। वो 7-8 लोग कोई भी हो सकता है भाई, तो रट्टा मार लेना। अगले क्लास से पहले पहले मैं पूछूंगा नाम सबसे, सबसे मतलब 7-8 लोगों से। चलो भाई, अब इन्हीं 7 पैरामीटर की मदद से आपको इंसर्ट करना है। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं इन 3 की। अच्छा, इसके सबके कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, सब में कुछ ना कुछ लिखेंगे। पहले बात करते हैं इन 3 की। आसान शब्दों में तीनों में टाइप लगा हुआ है, तीनों में टाइप लगा है, तो इसकी बात हम पहले करेंगे। इसकी बात पहले इसलिए करते हैं क्योंकि ना ये 3 में जो भी आप लिखोगे ना, तो लगभग फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है, लगभग फिक्स रहता है। मतलब आप इंसर्ट करो तो भी यहाँ वही लिखेंगे जो आज लिखेंगे, कल यहाँ डिलीट मारोगे तो भी यहाँ वही लिखेंगे जो आज लिखेंगे, कल को यहाँ अपडेट मारोगे तो भी यहाँ वही लिखेंगे जो आज लिखेंगे। तो पहले मैं इन्हीं 3 को निपटाता हूँ। बाकी इन चारों में कहानी बदलेगी। इंसर्ट में कुछ और, अपडेट में कुछ और, डिलीट में कुछ और, डिस्प्ले में कुछ और, लेकिन इन 3 की कहानी बदलती नहीं, जनरली नहीं बदलती। कहीं बदलेगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल नहीं बदलेगा। तो पहले इन्हीं 3 भाई साहब को निपटा देते हैं। टाइप में ऑलवेज पोस्ट, डेटा टाइप में जेसन। देखो, कोई भी आप जब लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे हम यहाँ कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट। जेक्वेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, लाइब्रेरी है। लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर हम जेक्वेरी के एजेक्स मेथड को कॉल करते हैं। तो जेक्वेरी का एजेक्स मेथड कहता है कि देखो यार, मैं अगर अपना काम करूंगा, कौन बोला? एजेक्स मेथड, कि अगर मैं अपने तरीके से काम करूंगा तो मैं जब भी डेटा को इस्तेमाल करूंगा, देखो हर लैंग्वेज में हम कभी ना कभी डेटा इस्तेमाल करते हैं, डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जनरली डेटा को कौन से फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हो? टेबल फॉर्मेट में। आप याद करिए, जब भी आप डेटाबेस से डेटा लाते हैं, टेबल लाते हैं, तो कहाँ स्टोर करते हैं? डेटा टेबल में।
तो हम किस फॉर्मेट में डेटा को इस्तेमाल करते हैं? टेबल फॉर्मेट। उसी डेटा टेबल को dt को हम ड्रॉप डाउन से बाइंड कर दिए, रेडियो बटन से बाइंड कर दिए, ग्रिड व्यू से बाइंड कर दिए, तो हम टेबल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेटा अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल फॉर्मेट होता है, मैं आपको वेब सर्विस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा एक्सएमएल फॉर्मेट कैसा होता है। एक्सएमएल फॉर्मेट भी होता है, डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं। लेकिन jQuery का जो एजेक्स मेथड है ये कहता है कि यार देखो, मैं जब भी डेटा को इस्तेमाल करूंगा तो जेसन फॉर्मेट में जब भी इस्तेमाल करूंगा। तो जेसन क्या होता है? डेटा का फॉर्मेट। जेसन भी कोई लैंग्वेज नहीं है, jQuery भी कोई लैंग्वेज नहीं है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। jQuery इज ए लाइब्रेरी, जेसन इज ए डेटा का फॉर्मेट। और जेसन फॉर्मेट कौन यूज करता है? एजेक्स मेथड। इसलिए जहां jQuery होगा वहां जेसन भी होगा, जहां जहां jQuery होगा वहां वहां जेसन भी होगा। इसलिए कभी आप देखो ना कि jQuery/जेसन लिखा होता है, क्योंकि 100% कंफर्म है कि jQuery है तो जेसन भी है, वो कंफर्म है। तो अगर आपको jQuery सीखना है तो फिर आपको जेसन भी सीखना है पैरेलली, तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, कोई बात नहीं। तो हम यहां बताते हैं कि हम जब भी डेटा को इस्तेमाल करेंगे तो जेसन फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जेसन का भी अलग अलग वर्जन होता है, कैटेगरी होता है, कैटेगरी। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि देखो यार, एक तो हम पूरे एप्लीकेशन में जब भी डेटा को इस्तेमाल करेंगे तो देखो जेसन में ही इस्तेमाल करेंगे, और जेसन का भी कौन सा कैटेगरी यूज करेंगे ये आप कैसे बताएंगे? UTF-8 नंबर। हालांकि 9 नंबर भी होता है, 7 नंबर भी होता है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड कैटेगरी कौन सी यूज करते हैं? 8 नंबर। तो देखो ये तीनों फिक्स है, इसको आप जितनी जल्दी रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बदलने वाला नहीं है। हमेशा जेसन फॉर्मेट रहेगा, हमेशा आपका यही सेट रहेगा, और ये टाइप में फिलहाल अभी के लिए पोस्ट रहेगा। बाद में कुछ बदलता भी है, लेकिन बाद की बात है, अभी कम से कम 10-12 दिन तो नहीं बदलेगा, उसके बाद ही बदलेगा। तो ये 3 को सबसे पहले रट्टा मार दो। अब बाकी बचा ये 4, इसी 4 के थ्रू आपका इंसर्ट होना है। कैसे? देखिए, इंसर्ट का कोड आप पहले कहां लिखते थे? पहले कहां लिखते थे? यहां पे लिखते थे। मैं जरा Ctrl-Z मार दूं, Ctrl-Z, ये रहा। Ctrl-Z मारने से नहीं पूरा चला जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो भाई, मैंने Ctrl-Z मारा ना, वो टाइम बचाने के लिए, और कोई बात नहीं है, वरना फिर मुझे बैठ के लिखना पड़ता। चलो ये देखिए, ये देखिए, पहले आप इंसर्ट का कोड कैसे करते थे? बटन क्लिक पे, लेकिन बटन तो बचा नहीं, बटन तो बचा नहीं। तो अब हम ये इंसर्ट वाला कोड कैसे करेंगे? एक फंक्शन के अंदर, कोई भी फंक्शन, आलोक नाम का फंक्शन, कुछ भी जो मर्जी, आलोक नाम का फंक्शन, और यही आलोक नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर URL में। अब सोचिए, सोचिए, जैसे आपने सेव का बटन दबाया, इंसर्ट कॉल हुआ, जैसे ही इंसर्ट कॉल हुआ एजेक्स मेथड कॉल हुआ, जैसे ही एजेक्स मेथड कॉल हुआ आलोक कॉल हुआ, और जैसे ही आलोक कॉल हुआ, ये लो तुम्हारी सारी कहानी हो गई, सारी कहानी हो गई। बताइए क्या दिक्कत है? बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, जब भी आलोक को कॉल करोगे तो पेज के नाम के साथ, पेज के नाम के साथ, पेज का नाम क्या है भाई? एस, पेज का नाम /आलोक। बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, जैसा कि आप एक दिक्कत देख रहे हैं कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देखिए भाई, टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। टेक्स्ट बॉक्स कैसे इस्तेमाल करोगे? क्योंकि अब तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है? HTML का। HTML के टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये है प्रॉब्लम, बस इतना ही है प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो भाई कहानी खत्म, हो गया, सारी कहानी खत्म। अब बस आपको इतना ही सीखना है कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स यहां पर कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप अपने HTML के टेक्स्ट बॉक्स को यहां पे यूज नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट।
पक्का बताओ, यहां तक का हिसाब किताब, यहां तक का हिसाब किताब ठीक लग रहा है? बताओ भाई, यहां तक का ठीक लग रहा है? साफ से बताओ। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. केवल आपको इस बात पे गौर करना है कि सर इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें। ये पहले सुन लो, एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि HTML का टेक्स्ट बॉक्स है। अगर ASP का टेक्स्ट बॉक्स होता तो अब तक आपका काम हो चुका होता, लेकिन मुझे अब ASP कंट्रोल नहीं यूज करना, मुझे HTML से ही शुरुआत करनी है। क्या करें? ये चारों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आलोक के पास कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आलोक के पास तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं पहुंच पा रहे, टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं पहुंच पा रहे, आलोक के पास टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं पहुंच पा रहे। तो भाई फिर आलोक के पास ये चारों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे पहुंचेगी? डेटा के अंदर पास करिए, डेटा के अंदर चारों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डेटा के अंदर पास कर दो, अपने आप आलोक के पास पहुंच जाएगी, अपने आप। चारों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहां पास कर दो, यहां पास कर दो। कैसे पास करेंगे? डबल कोट्स लिख देना और इस ब्रैकेट के अंदर चारों टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही आप यहाँ चारों टेक्स्ट बॉक्स पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आलोक के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ आलोक भी तैयार खड़ा कि चलो भाई चारों आओ, चारों भाई साहब आइए। हम भी यहाँ तैयार खड़े हैं रिसीव करने के लिए। ए नाम का पैरामीटर किसे रिसीव करेगा? नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को। दूसरा पैरामीटर इंट बी, ये किसको रिसीव करेगा? एज को। तीसरा इंट सी, ये किसको रिसीव करेगा? सैलरी को। चौथा सिटी स्ट्रिंग डी, ये किसको रिसीव करेगा? तुम्हारे सिटी को। अब यही ABCD में, ये देखिए, इसी ABCD में ये देखो A:, ए में क्या पास कर देना है? दिस टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए कैसे, याद करिए अपना पहला क्लास, 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस। और कैसे पास करेंगे टेक्स्ट बॉक्स? ये देखिए डॉलर और डबल कोट्स में हैश। इतना पॉइंट याद कर लो भाई, जब भी किसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉल करना हो, डॉलर डबल कोट्स में हैश। और कौन से टेक्स्ट बॉक्स कॉल करना है? टेक्स्ट नेम। और टेक्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो कहां डाल दो? ए में। ये देखिए कॉमा, बी, कोलन, 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस, डॉलर, दिस, डबल कोट्स, हैश, टेक्स्ट एज, डॉट वैल्यू, ये लीजिए वैल्यू। और उसी तरह से थोड़ा सा मैं कॉपी मार लेता हूं अगर आपको बुरा ना लगे, और बस वेरिएबल नाम चेंज कर दूंगा। पेस्ट, यहां हो गया सी, और सी में क्या जाएगा? सैलरी, ये लीजिए कहानी खत्म। और डी में क्या जाएगा? सिटी, ये लीजिए, ये गया ABCD। कहां पहुंचा? इस ABCD के पास। अरे भाई जब ए में नाम पहुंच गया, बी में एज पहुंच गया, सी में सैलरी पहुंच गई, और डी में सिटी पहुंच गई, ए बी हो गया, कहानी खत्म। सी हो गया, डी हो गया, नो एरर। अब आप बताइए, ए में, बी में, सी में, डी में क्या पड़ा है? इस ए में, बी में, सी में, डी में क्या पड़ा है? अरे भाई आपका टेक्स्ट बॉक्स ही तो पड़ा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ही तो पड़ा हुआ है। तो गया टेबल में, गया आपके टेबल में, कहानी खत्म। ये लीजिए, तो ये 3 आपको रट्टा मार लेना है। URL में आपको फंक्शन कॉल कर लेना है। डेटा में फंक्शन के जितने पैरामीटर होंगे, अब कितने होंगे वो आप सोचिए, कितने होंगे? और जितने भी पैरामीटर होंगे वो यहां टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास करते रहिए, कहानी खत्म। ये आपका हो गया। रही बात सक्सेस की, तो सक्सेस कब कॉल होता है? जब आपका कोड बिल्कुल सही चल जाएगा, बिल्कुल सही। अगर आपका कोड बिल्कुल सही चल गया, सही बिल्कुल, तो सक्सेस नाम का पैरामीटर अपने आप कॉल होता है, अपने आप। और अगर तुम्हारे कोड में कहीं गलती है, कहीं भी गलती है, तो एरर नाम का पैरामीटर अपने आप कॉल होता है। तो एक काम करो,
सक्सेस नाम के पैरामीटर में एक फंक्शन का बॉडी बना दो, एक बॉडी बना दो, और इस बॉडी में एक अलर्ट नाम का ना मेथड होता है, अलर्ट जावास्क्रिप्ट में, मतलब पॉपअप शो करने के लिए। तो यहां लिख दो डेटा सेव्ड, डेटा सेव्ड। और अगर एरर में चले गए, अगर गलती से एरर में चले गए, तो एरर में कब जाओगे, जब गलती होगी, तो यहां लिख दो डेटा नॉट सेव्ड। अब ध्यान सुनो, अब तुमने बटन दबाया और अगर ये अलर्ट हो गया तो समझ जाना कि सक्सेस कॉल हुआ, और सक्सेस कॉल होने का मतलब आपने कोड सही लिखा है। और अगर तुम्हारा गलती से अगर ये मैसेज अलर्ट हो गया तो समझ जाना कि तुमने कहीं गलती करी है, क्योंकि ये अलर्ट तभी होगा जब एरर कॉल होगा, और एरर कॉल होने का मतलब कि तुमने गलती किया है, वरना ये कॉल होता ही नहीं। अगर आपने सही कोड लिखा है तो सक्सेस कॉल होगा अपने आप। तो अगर ये अलर्ट हुआ तो सक्सेस यानी सही, अगर ये अलर्ट हुआ तो समझ जाना कि गलत। कहानी खत्म, रन करिए, हो गया, रन करिए, कहानी खत्म। ये देखिए कहानी खत्म। तो इंसर्ट करिए, बटन दबाइए, ये बटन दबाइए, बटन दबाइए, कहानी खत्म, बटन दबाइए। बताओ भाई क्या बहुत मुश्किल लगा है? बोलो यार मुश्किल है क्या? मुश्किल है? हाँ भाई। नो सर। नहीं सर, मुश्किल तो है थोड़ा सा। देखो एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, इतना मुश्किल नहीं यार, एक दो बार लिख लोगे ना तो आसान लगेगा, बहुत आसान है, बस एक दो बार करने की जरूरत है, बाकी है तो बहुत आसान, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बहुत आसान। सर इसमें भी लाइन इसमें शो करता होगा सर कि किस लाइन पे एरर है, ऐसा कुछ होता हाँ है हाँ, क्या? करेगा, सब करेगा। नहीं पहला दिन अभी एरर की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका पहला ही दिन है, तो अभी एरर की ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो सब कुछ सही सही चला लें, है ना। एरर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एरर को फाइंड आउट करोगे, सब बताऊंगा। चलो भाई इंसर्ट करा जाए। हाँ भाई, यस सर सर। करिए। चलिए देखिए भाई, चलिए इंसर्ट करने से पहले एक छोटा सा बात सुन लो, छोटा सा बात, बस 2 मिनट की बात, 2 मिनट। जब भी आप किसी फंक्शन को, मेथड को, फंक्शन को jQuery के एजेक्स से कॉल करेंगे, ध्यान सुना भाई, जब भी आप किसी फंक्शन को jQuery के एजेक्स मेथड से कॉल करेंगे, तो jQuery का जो एजेक्स मेथड होता है ना, वो जब भी किसी फंक्शन को कॉल करता है तो उसको एज ए वेब मेथड कॉल करता है, मतलब वेब सर्विस है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा वेब सर्विस, तब आप और बढ़िया समझ जाओगे। अभी खाली इतना समझो कि जब भी कोई एजेक्स मेथड URL में किसी फंक्शन को कॉल करता है तो वो फंक्शन एज ए वेब सर्विस होना चाहिए, एज ए सर्विस मेथड। सर्विस मेथड बोलो, वेब मेथड बोलो, वेब सर्विस बोलो, एक ही बात है। तो कोई भी फंक्शन URL से तभी कॉल हो सकता है जब वो फंक्शन एज ए सर्विस मेथड हो। लेकिन ये तो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन को आप यहां पे कॉल नहीं कर सकते, फिलहाल आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर ये फंक्शन कॉल करना है अपने एजेक्स मेथड से, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्विस मेथड। अब सर्विस मेथड में कैसे कन्वर्ट करें, तो कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। एक छोटा सा पहले तो नेम स्पेस जोड़ना पड़ेगा, सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेस, और इसके अंदर वेब डॉट सर्विसेज के अंदर इस मेथड को चूंकि आपको सर्विस मेथड में कन्वर्ट करना है, तो इसके ऊपर लिख दो बस वेब मेथड, बस। अब आपका ये आलोक क्या है, एज ए सर्विस मेथड, एज ए वेब मेथड, तो ही आप यहाँ पे आलोक को कॉल कर सकते हैं, वरना कॉल नहीं कर पाएंगे। और वेब मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, वेब डॉट सर्विसेज। ये तो हुआ एक बात। और दूसरी बात कि जब भी आप किसी मेथड को कॉल करते हैं कहीं से भी, देखो नॉर्मल सा कहानी है, ऊप्स, बेसिक ऊप्स होता है कि जब भी आप किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं ना कहीं से भी, तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप यहाँ आलोक को कॉल कर रहे हो ना, तो पहले यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट के आप फंक्शन नहीं कॉल कर सकते। कैसे कॉल कर लोगे? बेसिक ऊप्स कहता है कि जब भी क्लास है और उसके अंदर कोई फंक्शन है तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करो, बेसिक ऊप्स कहता है। लेकिन आपने यहाँ कोई क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, और हम बना भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऊप्स को फॉलो नहीं करता। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब नो ऊप्स, नो ऊप्स। तो ऊप्स फॉलो करता ही नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना सकते नहीं। तो एक काम बस करना पड़ेगा, आप चूंकि आलोक को कॉल करना चाहते हैं यहाँ, लेकिन आप यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट? दिस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आप अगर नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट, तो आपको अपने फंक्शन को स्टैटिक बनाना पड़ेगा।
स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब इसको स्टैटिक बनाएंगे तो ये बेचारा बुरा मान गया, बोला कि नहीं भाई स्टैटिक के अंदर नहीं घुसेंगे। हम कहे काहे नहीं घुसोगे? बोला सर स्टैटिक के अंदर नहीं जाएंगे। बोला ठीक है अब जाओगे ना, अब तो जाओगे स्टैटिक के अंदर। तो इसको स्टैटिक क्यों बनाया? क्योंकि स्टैटिक के अंदर जाने से मना कर रहा था। और फाइनली रन करिए और देखिए इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस में कि नहीं हो रहा। अगर हो गया तो कम से कम आपका इंसर्ट वाली कहानी चल गई। तो 2-3 बात आपको ध्यान रखना है कि मेथड को वेब मेथड बनाना है और फंक्शन को स्टैटिक बनाना है, क्योंकि हम क्लास का ऑब्जेक्ट सेव, डेटा सेव्ड। हाँ भाई डेटा सेव्ड मतलब क्या कॉल हुआ? क्या कॉल हुआ? सक्सेस कॉल हुआ, यानी कि हमारा हिसाब किताब सही चल रहा है। एक बार डेटाबेस चेक कर लीजिए, ये देखिए रिकॉर्ड आ गया। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक और रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ कुछ भी कर लीजिए। चिराग अपना स्क्रीन से हटा दो माउस, ये देखिए ये सेव, डेटा सेव्ड। अरे चिराग हटा दो माउस स्क्रीन से, क्या परेशान कर रहे हैं? ये देखिए इंसर्ट हो गया आपका, फाइनली इंसर्टेड। तो 2-3 बात बस ध्यान रखना। क्या बताया मैंने आपको? 2-3 बातें कि जब भी कोई मेथड बनाओगे, एक तो वेब मेथड के लिए क्या करा? नेम स्पेस। और जब भी कोई फंक्शन बनाओगे हमेशा स्टैटिक क्यों बनाओगे? क्योंकि हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम बना ही नहीं सकते क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है। इसीलिए हमें फंक्शन को स्टैटिक, और जब इसको स्टैटिक बनाओगे तो ये कौन बेचारा एरर देगा, इसलिए हमने इसको भी स्टैटिक बना दिया ताकि वो एरर ना दे। बताओ भाई, मुझे आप लोग इंसर्ट करके दिखा सकते हैं अगले क्लास तक? साफ से बताओ, करके दिखा दोगे? यस सर, यस सर, यस सर। तो करके दिखाइए। यस सर। इतना करके दिखाइए, सब लोग करके जी दिखाना सर, भाई दिखा मुझे देंगे ग्रुप में, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके।